नमस्कार, स्वागत है आप सबका एग्जाम एक्सप्रेस में। आज हम लोग जीडी कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। आगामी एग्जाम जो बिहार सचिवालय सहायक आएगा, टीचर 1 से 5 पीआरटी, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी आगामी एग्जामों के लिए बेहद उपयोगी और खास साबित होगा। सुनिएगा अच्छे से, 3-4 बार वीडियो को देख जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन बताइएगा कि मदरलैंड समाचार पत्र को किसने आरंभ किया था? मौलाना मजरुल हक ने सितंबर 1921 ईस्वी में क्या किया था? मदरलैंड समाचार पत्र को शुरू किया था। बताइए कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1921 में किसने किया था? महात्मा गांधी ने। याद रखिए कि बिहार नेशनल कॉलेज एवं उनके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1921 में महात्मा गांधी ने किया था। अब बताइए कि 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में अपना बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान किया था? तो दरभंगा के राजा थे। उस समय दरभंगा के राजा का नाम था लक्ष्मेश्वर सिंह। लक्ष्मेश्वर सिंह ने जो 1988 के इलाहाबाद में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता हुआ था, उसमें अपना बहुमूल्य समय और इसमें अपना बहुमूल्य भूमिका अदा किया था। तो बताइए कि 1988 में जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज जोले। हमने बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एओ हुम ने किया था। ठीक है, इसके संस्थापक सदस्य में एओ हुम और कौन कौन? दादा भाई नौरोजी और क्या था उनका? दिनसा वाचा भी थे। ये संस्थापक सदस्य में आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया था दादा भाई नौरोजी ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो कांग्रेस शब्द लिया गया अमेरिका से, है ना, और आपका राष्ट्रीय शब्द लिया गया था यूरोप से, यूरोप के आंदोलन से लिया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आचार्य नरेंद्र देव के दिमाग की उपज थी। बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। पहले आपका अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज जोले। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। और बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने भाग लिया था? 1901 के अधिवेशन कलकत्ता में पहली बार महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान पहली बार भाग लिया था। और 1916 ईस्वी के अधिवेशन में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर भाषण दिया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया था? मोगलीपुत्र। तो रिपीट करते हैं कि अब तक 4 बौद्ध संगतियां हुई। पहली बौद्ध संगति का तिथि 483 ईसा पूर्व, दूसरी बौद्ध संगति का तिथि 383 ईसा पूर्व, तीसरी बौद्ध संगति की तिथि 250 ईसा पूर्व और चौथी बौद्ध संगति की तिथि प्रथम शताब्दी या 98 ईस्वी कहते हैं। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पहले बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे आपका महाकश्यप। दूसरे बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे सवागामी। तीसरे बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र और चौथे बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र और अध्यक्ष थे उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और बताइए कि पहली बौद्ध संगति के समय शासक कौन था? अजातशत्रु। दूसरा के समय कालाशोक। तीसरा के समय अशोक और चौथा के समय कनिष्क। कनिष्क के दरबार में ही वसुमित्र रहते थे और अश्वघोष रहते थे। कनिष्क के दरबार में ही नागार्जुन रहते थे। नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। उसी सापेक्षता के सिद्धांत में पहली बार, इसीलिए उनको नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा गया था, है ना। इसमें आपका सापेक्षता का सिद्धांत पूछा है किस पुस्तक में? तो माध्यमिक सूत्र में। माध्यमिक सूत्र किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। कि उसी माध्यमिक सूत्र में प्रथम बार सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया, इसीलिए भारत का आइंस्टीन कहा गया नागार्जुन को। कनिष्क ने ही 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, है ना, जो हमारा राष्ट्रीय संवत है। याद रखिएगा। कनिष्क के दरबार में ही आपका वसुमित्र और अश्वघोष रहते थे। वसुमित्र ने बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहे जाने वाली पुस्तक का नाम था महाविभास, उसकी रचना किया था। और अश्वघोष ने बौद्ध धर्म का रामायण यानी बौद्धों का रामायण कहे जाने वाली पुस्तक का जिसका नाम है बुद्ध चरितम, इसका स्थापना किया था अश्वघोष ने। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। बताइए कि सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन, इसका नाम है भारत संघ।
है ना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, याद रखिएगा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, जैसे आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपिता कहते हैं महात्मा गांधी को, राष्ट्रगुरु किसकी उपाधि दी है? राष्ट्रगुरु के नाम से किसे कौन व्यक्ति प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रगुरु के नाम से प्रसिद्ध है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बेताज बादशाह किसे कहा गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा गया, बेताज बादशाह कहा गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक उन्हीं के दिमाग की उपज थी, लेकिन पहली अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, पहला अधिवेशन कहाँ? मुंबई में, है ना। उसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। भाग लेना था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, लेकिन उस दिन वह कारण अनुपस्थित थे, दूसरे अधिवेशन में चले गए थे, इसलिए भाग नहीं लिए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का सबसे अहम भूमिका था स्वदेशी आंदोलन में। देखिए कि लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया 19 या 20 जुलाई 1905 को। उसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। फिर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजित हो गया। उसी दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कलाई पर राखी बांधा, है ना। उस समय स्वदेशी आंदोलन का अखिल भारतीय स्तर पर अध्यक्षता किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किया था हैदर रजा खान ने, मद्रास में अध्यक्षता किया था पी चिदम्बरम पिल्ले ने, पंजाब में अध्यक्षता किया था लाला लाजपत राय ने, ठीक ना, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कि गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखिएगा, इसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि गदर पार्टी का स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल ने किया था, ठीक है। और गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना, ठीक है। बीपीएससी क्वेश्चन ये पूछा कि गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के किस भाग में हुआ था? तो अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, जो अमेरिका के पश्चिमी में पड़ता है, इसलिए उसको बोला कि पश्चिमी अमेरिका में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में पश्चिमी तरफ पड़ता है, इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि गदर पार्टी का स्थापना कहां हुआ? तो अमेरिका यानी पश्चिमी अमेरिका में। जगह का नाम है सैन फ्रांसिस्को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1913 को। संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखना। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना का तत्कालिक कारण क्या था? कोमाटा मारू की घटना याद है आपको? बाबा गुरुदत्त सिंह, हाँ, उससे माना जाता है। अब बात करते हैं, बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? पिछला जो है आपका दरोगा का क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसी को कहा गया 8 अगस्त 1942 को चला अगस्त क्रांति। अब भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? कई बार महात्मा गांधी और मोहम्मद यूसुफ अली का नाम भी नाम आता है, यूसुफ मेहर अली का भी नाम आता है। एक क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? 23 मार्च 1942 ईस्वी को, ठीक है। बताइए कि लॉर्ड बेवल का आगमन कब हुआ था? 1944 को। आपको ये पूछा जाता है कि जब भारत आजाद हुआ उस समय अंग्रेजी सेनापति कौन थे? तो आप कंफ्यूज होइएगा, उसमें लॉर्ड बेवल ही अंग्रेजी सेनापति थे, ठीक है। और उस समय जब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब उसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी को राजा जी की उपाधि किसने दिया? महात्मा गांधी ने। आपका सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया? एडोल्फ हिटलर ने। हिटलर जो है का जन्म कहां हुआ था? ब्रेनोई में। हिटलर जो है नाजीवाद का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो याद रखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 8 अगस्त 1942 को। अगले दिन 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चला। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में, ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में। तो इसमें कंफ्यूज क्या करेगा आपको? बांकीपुर तो पता है आपको, बांकीपुर पटना में पड़ता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से संबंधित थे, उनको वहां कैद किया गया। आगा खां के पैलेस आप जानते ही हैं गांधी जी को। कंफ्यूज करेगा आपको अल्मोड़ा और बांकुड़ा। अल्मोड़ा और बांकुड़ा। अल्मोड़ा में लौ है,
ठीक है, तो अल्मोड़ा से याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू, अल्मोड़ा में है लाल नेहरू। ठीक है, बांकुरा में आपका अबुल कलाम आजाद। और जयप्रकाश नारायण हजारीबाग से जेल से भागते हैं दिवाली की रात्रि में, है ना। उसके बाद आजाद दस्ता का गठन करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। बताइए कि चौरी चौरा कांड घटना की वास्तविक तिथि क्या है? 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड जो है वो कहां हुआ था? यूपी के गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। वहां के हाल ही में चौरी चौरा घटना के कांड का जो नया नाम कर दिया गया, चौरी चौरा ट्रेन एक्शन कर दिया गया। कांड हटा दिया गया है और ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। चौरी चौरा कांड के बाद ही महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। और जब चौरी चौरा कांड घटित हुआ था, यानी 5 फरवरी 1922 को, उस समय महात्मा गांधी कहां थे? क्वेश्चन पूछ लिया गया बीपीएससी। उस समय महात्मा गांधी बारडोली में थे। ठीक है, तो बताइए गांधी जी की दांडी यात्रा का शुरुआत कब हुआ? 12 मार्च 1930 को। कहां से? साबरमती आश्रम से। और कहां से कहां के लिए? साबरमती से दांडी के लिए। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, 5 अप्रैल 1930 को वहां पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन के समय ही लाल कुर्ती आंदोलन, नाम सुना होगा, या आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका उपनाम है सीमांत गांधी, है ना, उन्होंने शुरुआत किया था लाल कुर्ती आंदोलन के समय। ये जो घटना है सबने अवज्ञा आंदोलन के समय ही घटित हो रही थी। या खुदाई खिदमतगार उनका ही ये है। ठीक है, बड़े गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। इसी को दिल्ली समझौता के नाम से कहा गया। एक है लखनऊ समझौता, कब हुआ था? 1916 में। कांग्रेस के 1916 अधिवेशन लखनऊ में हुआ, उसी को लखनऊ पैक्ट कहते हैं या लखनऊ समझौता होता है। उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाता है, गरमदर और अनल एक हो जाता है, बताया था मैंने। उस समय अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। बताइए कि जस्ट 1916 में जो है लखनऊ समझौता हुआ, 1917 में उसके अध्यक्ष कौन थे और कहां हुआ था? याद रखिए कि 1917 में ही प्रथम महिला अध्यक्ष जो भाग लिए एनी बेसेंट, है ना, वो उन्होंने किया। उसमें क्या बोलते हैं, उस अधिवेशन को अध्यक्षता किया था एनी बेसेंट ने। और वो कहां रखा गया था? कोलकाता में रखा गया था, कोलकाता में रखा गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एक है राष्ट्रीय अहरार आंदोलन से कौन संबंधित है? तो राष्ट्रीय अहरार आंदोलन से संबंधित है मौलाना मजरुल हक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बलबन। बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम हुआ, है ना। जिले इलाही किसकी उपाधि है? बलबन की है। बलबन ने ही सिजदा पर था, पैबोस पर था, शुरुआत किया था। और फारसी त्योहार जो नवरोज त्योहार है उसको शुरू किया था। याद रखिए, सिजदा पर था, पैबोस पर था, यानी राजा के सामने झुकने, उसके हाथ चूमने की प्रथा वगैरह बलबन ने शुरू किया था। इसको बाद में सिजदा प्रथा, पैबोस प्रथा को खत्म कर देता है शाहजहां, और फिर नवरोज पर्व को खत्म करता है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के समय ही सर्वाधिक हिंदू मनसबदार हुए थे, है ना। अब मुगल काल का स्वर्ण युग माना जाता है शाहजहां के काल को, और मुगल काल का सर्वाधिक विकास हुआ था औरंगजेब के समय में। सर्वाधिक फारसी ग्रंथ लिखे गए थे, सर्वाधिक हिंदू उस समय मनसबदार थे, मनसबदारों की संख्या ज्यादा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। याद रखिए, बलबन जो है रक्त और लौह की नीति चलाता है, और बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश को मदरसा शैली का जनक कहते हैं, मकबरा शैली का जनक कहते हैं, है ना। इल्तुतमिश ने ही आपका तुर्क के चहलगान यानी 40 गुलाम सरदारों का दल था, इसकी स्थापना किया था। दिल्ली के अमीरों का दहन किया था, है ना। और बताइए कि कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किसने करवाया था? कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था? नहीं, इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का नींव डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तब 1 मंजिल था, है ना। उस पर इल्तुतमिश ने 2 मंजिल बनाया, उसके निर्माण को पूरा करवाया। ठीक है, बाद में क्या होता है कि 1 मंजिल गिर जाता है, बचा 2 मंजिल, फिर फिरोज शाह तुगलक ऊपर से, अब फिलहाल में 5 मंजिल है अभी। और कुतुब मीनार के जो छज्जी पर कौन सी भाषा में ये लिखा हुआ है? स्तंभलेख, अरबी भाषा में, अरबी भाषा। जैसे आपने सुना होगा मिसल, मिसल सुकरचकिया मिसल, तो मिसल भी अरबी भाषा का एक शब्द है। और सुकरचकिया मिसल से संबंधित है राजा रणजीत सिंह,
है ना। और जिब्राइल नामक दूत ने हजरत मोहम्मद साहब को अरबी भाषा में क्या दिया था? कुरान दिया था। कुरान जो है इस्लामिक धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। आप बताइए किस सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ? आदि ग्रंथ। उसको बाद में गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया गया। तो आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरुमुखी लिपि है, एक गुरु ग्रंथ साहिब है ना। ये सब आपका बताइए कि जो ईसाई है, ईसाई का जो है पवित्र ग्रंथ बाइबल, जो संसार का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है ना। दूसरा प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र है। पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा, जो संसार का दूसरा प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका बहुत सारे अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ था। जैसे आपने सुना होगा कि गीता का अनुवाद किया था वारेन हेस्टिंग्स के समय में, किसने? विलियम किन्स ने। और अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने, है ना। आपको याद होगा कि कल भी बताया था कि बाबर ने अपना आत्मकथा लिखा था, उसका नाम था बाबरनामा। तो मुगलों की जो कार्यकारी भाषा थी वो तुर्की थी, लेकिन मातृभाषा तुर्की थी और कार्यकारी भाषा फारसी थी। तो उस समय बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया था। फिर अब्दुल रहीम खान खाना ने उसी बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया और नाम दिया तुजु के बाबरी। तुजु के बाबरी। तो तुजु के बाबरी क्या है? बाबरनामा का फारसी अनुवाद है। उसी तुजु के बाबरी में किस राजा का इतिहास मिलता है? कृष्णदेव राय का इतिहास मिलता है। उसी तुजु के बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का शक्तिशाली शासक बनाया गया। कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है? तुलुक वंश का। याद कीजिए कि विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने, दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया, है ना। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा थी टगोडा मुद्रा था, उसकी भाषा था तेलुगु था। तो विजयनगर साम्राज्य पर बहुत सारे वंश उस पर शासन करते हैं। सर्वाधिक समय तक शासन किया था संगम वंश। हरियर और बुक्का के पिता का नाम था संगम, उसने अपने पिता के नाम पर संगम वंश रखा, है ना। तो सबसे पहले शासन किया संगम वंश, उसके बाद सालूब वंश, है ना, और उसके बाद तुलुक वंश, उसके बाद अराबी डूबा। तो सालूब वंश के संस्थापक नरसिंह, तुलुक वंश का वीर नरसिंह, और तुलुक वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में ही पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा विजयनगर की यात्रा किया था। ठीक है। कृष्णदेव राय के काल को ही तेलुगु का क्लासिक युग कहा गया। कृष्णदेव राय के समय दरबार में ही अष्ट दिग्गज रहते थे। तो अष्ट दिग्गज क्या थे? 8 तमिल कवियों का एक समूह था। उन्हीं के दरबार में तेनाली रावण रहते थे। ठीक है। हाँ, अष्टप्रधान शिवाजी का एक 8 मंत्रियों का एक समूह था। ठीक है, अष्टप्रधान। अच्छा क्वेश्चन है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए कि पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 में। किसके किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। अब बताइए कि खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। चित्तौड़ का नरेश था, चित्तौड़ का राजा राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में हुआ। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कि राष्ट्रीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद में। मुंडोक उपनिषद में ही यज्ञ की तुलना फूटे हुए नाव से किया गया। कुल कितने उपनिषद है बताइए रवि भैया? कुल कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद है ना। देखिए, मनुष्य का 4 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में? जबालोपनिषद में, है ना। और सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडोपनिषद में। ठीक है। भारतीय दर्शन का जनक कहा गया उपनिषद को। वो तो ऋग्वेद में है, वो तो ऋग्वेद में है। पुराण कुल 18 पुराण हुए, 4 वेद हुआ, 4 ब्राह्मण ग्रंथ हुआ, है ना। आपका 108 उपनिषद हुए, उसके बारे में बताएंगे कभी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। मेहरगढ़। मेहरगढ़ से याद रखिए कि अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। धौलावीरा कहां, किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में। लाखीगढ़ी हरियाणा, बनवाली हरियाणा में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, हिंद नदी के किनारे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइएगा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिए कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था।
है ना। हाँ, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। सबसे अंतिम शासक हुआ कृष्ण तृतीय। तीनों मंदिर को अभी रिकॉल कीजिए। एक है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मुक्तेश्वर मंदिर, किसकी प्रतिमा है? तो महावीर स्वामी की प्रतिमा है। इसका निर्माण गंग वंशीय शासक चामुंड राय ने करवाया था। अब आइए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अब है कांची जो तमिलनाडु का पूर्ण नाम है। कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय की ही उपाधि है राजा सिंह, राजाओं में सिंह। और नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में ही किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी रहते थे। सॉरी, माफ कीजिएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में 10 कुमार चरितम के लेखक दांडी रहते थे, दांडी। हाँ, अब पल्लव वंश में देखिएगा, पल्लव वंश संस्थापक था सी विष्णु, है ना, सी विष्णु। उन्हीं का उपाधि था अवनी सिंह, है ना। सी विष्णु के दरबार में भारवी रहते थे, जिनका कीर्ति है क्या नाम था? किरातार्जुनीयम। उसके बाद हुए महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रवचन की रचना किया। और महेंद्र वर्मन जो है आपका तमिल संत अपार के प्रभाव से शैव धर्म का अनुयायी बन जाते हैं, है ना। शैव धर्म में किस भगवान की पूजा की जाती थी? शिव, भगवान शिव का। कुल कितने शैव धर्म के अनुयायी को कहा गया? नैनार। और आपका वैष्णव धर्म के अनुयायी को अलवार। कुल 12 अलवार संत हुए। उसमें एक महिला थी जिसका नाम था अंडाल। और कुल कितने नैनार संत हुए? 63। कुल 63 नैनार संत हुए थे। नैनार कौन कहलाए? जो शिव के उपासक हुए नैनार कहलाए, और जो वैष्णव के उपासक हुए वो अलवार कहलाए। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपने जाना कि श्री विष्णु जो है संस्थापक थे पल्लव वंश का, उन्हीं का उपाधि है अवनी सिंह। उन्हीं के दरबार में भारवी रहते थे जो किरातार्जुनीयम के लेखक हैं। अब हमने देखा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय। एक है कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण, वो नरसिंह वर्मन द्वितीय। फिर से रिकॉल कीजिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय, और कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण चामुंड राय। ठीक है, बताइए मत विलास प्रवचन किसकी रचना है? महेंद्र वर्मन की रचना है। महेंद्र वर्मन कौन से वंश से थे? पल्लव वंश से थे। याद है? याद कीजिएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्री सैलम बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? श्री सैलम बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? कृष्णा नदी पर किया गया। किस नदी पर किया गया? कृष्णा नदी पर। बताइए ओमान की खाड़ी और लाल सागर कौन से महासागर में अवस्थित है? हिंद महासागर में अवस्थित है। बताइए कि भारत का वह स्थान जहां पे हिंद महासागर, अरब महासागर और बंगाल की खाड़ी मिलती है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से सटा हुआ कौन सा पहाड़ी है? कार्डेमम की पहाड़ी है। ठीक है, अगले बताते हैं कि भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित बताइए कि कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? यानी कहने का मतलब उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कौन करता है? तो विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजित करता है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। बताइए कि इनमें से कौन नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है? तो बताइएगा नर्मदा और ताप्ती जो है पूरब की ओर नहीं बहती है, पश्चिमी की तरफ बहती है। और नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है, एक्सुरी बनाती है। बाकी आपका जो महानदी है एक्सुरी बनाती है। ठीक है, और डेल्टा कौन बनाएगा? बताइएगा। ठीक है, बताइए कि गंगा नदी का जो उद्गम है कहाँ है? ठीक है, बोलिए। उत्तराखंड के गोमुख हिमानी से है। और कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए बांग्लादेश से सर्वाधिक सटा हुआ कौन सा राज्य है? बांग्लादेश से सर्वाधिक सटा हुआ राज्य पश्चिम बंगाल है। ठीक है, उसके बाद असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो आप बताइए भैया कि क्या भूटान बांग्लादेश से सटा हुआ है? नहीं। बताइए कि क्या बिहार बांग्लादेश से सटा हुआ है? नहीं है। ठीक है,
बढ़ते हैं आगे। बताइए कि कौन सा एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर अवस्थित है? इनमें से कौन सा पहाड़ी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के राज्यों के मिलन स्थल पर उपस्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मिलन अवस्थित है। एक है खंबात की खाड़ी, तीनों बॉर्डर टच करता है। खंबात की खाड़ी किस राज्य में है? गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। पॉइंट कोलाबा कहाँ अवस्थित है? पॉइंट कोलाबा मुंबई में। पॉइंट कैलीमेरे तमिलनाडु में। पॉइंट जफना श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के। पाक जल डमरूमध्य तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में। ठीक है, अच्छा। एक है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है? आकाशनी नदी। विदास्ता किसका पुराना नाम है? झेलम नदी का नाम है। ठीक है। रावी नदी का पुराना नाम? पुरुषनी नदी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिएगा कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधानों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किस देश से लाया गया? आयरलैंड से, है ना। एक बताइए कि आपका ब्रिटेन से। जैसे आपने पूछा है कि संसदीय प्रणाली किस देश की देन है? ब्रिटेन की। विधि के समक्ष समानता किस देश की देन है? ब्रिटेन से है। संसद की सर्वोच्चता किस देश की देन है? याद रखिए, संसद की सर्वोच्चता पूछेगा तो ब्रिटेन, और संविधान की सर्वोच्चता पूछेगा तो अमेरिका। जैसे विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन, और विधि के समक्ष संरक्षण अमेरिका, है ना। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। ठीक है। डीपीएसपी कहां से लिया गया? आयरलैंड से। संघीय सूची कहां से लिया गया? कनाडा से। अवशिष्ट सूची कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट सूची किस सूची में अगर शामिल किया जाता है? अवशिष्ट सूची का प्राधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। जैसे कोई भी चंद्रयान हो गया, आदित्य एल 1 वगैरह हो गया, ये सब अवशिष्ट सूची में। जैसे एकल नागरिकता किस देश से लिया गया? इंग्लैंड से। ब्रिटेन से लिया गया, है ना। प्रस्तावना किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? मौलिक अधिकार यूएस अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया। और फंडामेंटल राइट ड्यूटी बोलेगा तो रसिया से। ठीक है। बोले कि मौलिक कर्तव्य का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है? भाग 4 के क से है। कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे डीपीएसपी कर्तव्य पूछे, मौलिक कर्तव्य का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है? तो भाग 4 के क से है। अनुच्छेद 51 के क से है। ठीक है। डीपीएसपी पूछेगा आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 4 से। नागरिकता 2। जैसे बोलेगा भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 का संबंध नागरिकता से है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से है, 12 से 35। अब भाग 3 को भारत का नंगना काटा कहा गया। भाग 4 का संबंध डीपीएसपी 36 से 51। फिर भाग का मौलिक कर्तव्य है भाग के 4 के क में। ठीक है। फिर संघ सूची आएगा, संघ वाला है 52 से 153 आता है। फिर पढ़ेंगे उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं आगे तरफ। किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य में भारत के वरीयता क्रम में मिलने वाले स्थान के संदर्भ में इनमें से सही विकल्प क्या है? तो सबसे सुनिए और ध्यान से याद कर लीजिएगा। वरीयता क्रम में सबसे पहला स्थान राष्ट्रपति का, दूसरा स्थान उपराष्ट्रपति का, तीसरा स्थान प्रधानमंत्री का, चौथा स्थान राज्यों में राज्यपाल का, पांचवा स्थान बताइए भूतपूर्व राष्ट्रपति का। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको बोलेगा लोकसभा अध्यक्ष का वरीयता क्रम क्या होता है? छठा। बोलेगा कि कैबिनेट मिनिस्टर और जो राज्य के मुख्यमंत्री का क्रम क्या है? 7वां। और किसी व्यक्ति को अगर भारत रत्न मिला हुआ है तो उनका क्रम क्या होगा? 9। उसका क्रम होगा 7 के क, 7 के ए या क। याद रहेगा? अब पूछते हैं, बताइएगा। प्रधानमंत्री का क्रम तीसरा।
उपराष्ट्रपति का, दूसरा, पूर्व राष्ट्रपति का, पांचवा, पांचवा, राज्यपाल का, राज्यपाल का चौथा, चौथा, ठीक है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री का सातवां, किसी कैबिनेट मिनिस्टर का सातवां, किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिला हुआ है तो 7 के क, और लोकसभा अध्यक्ष का छठा। लोकसभा अध्यक्ष अक्सर पूछेगा आपको, कैबिनेट मिनिस्टर अक्सर आपको पूछेगा, राज्यपाल अक्सर पूछता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न पर। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का कार्यकाल निम्न में से क्या होता है? तो जब याद रखिए कि लोकसभा आपका संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का, 5 वर्ष या 6 वर्ष? 6 वर्ष, 6 वर्ष, यानी पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि है ना, या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है, ठीक है। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 315 में है, ठीक है। अब ये बताइए रहे भैया कि यूपीएससी का वर्णन हमने जाना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में है, अब कौन से भाग में होगा? भारतीय संविधान में किस भाग में? भाग 14 में है। भाग 14 में क्या है? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। तो ये 2 चीज याद कर लीजिए कि यूपीएससी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 315 में, और किस भाग में है? भाग 14 में है, ठीक है। अब वर्तमान यूपीएससी के अध्यक्ष हैं मनोज कुमार सोनी, या मनोज सोनी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। भारतीय संविधान की कौन सी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि, ठीक है। हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। सबसे पहले क्लियर कीजिए, राजभाषा है ना, राजभाषा। राजभाषा का वर्णन संविधान के किस भाग में? भाग 17 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में है। और अनुच्छेद 343 के तहत जो संघ की जो ये होगी लिपि होगी वो देवनागरी होगी, याद रखिएगा, ये तय किया गया है ना। यानी आपको पूछेगी राजभाषा का संबंध भाग 17 से, अनुच्छेद 343 से। अनुच्छेद 343 में तय किया गया कि संघ की जो राजभाषा होगा वो हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। एक आपने सुना होगा लिपि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, किस पुस्तक में? बताइए जल्दी से। लिपि शब्द का प्रयोग किया गया सर्वप्रथम किस पुस्तक में? देखिए याद रखिए, लिपि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसके लेखक थे पाणिनि। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक है। उसी पुस्तक में प्रथम बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। आप एक और पहले पढ़ चुके हैं, नंदनागढ़ी लिपि का प्रयोग। नंदनागढ़ी लिपि का प्रयोग किया था विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है, और वो याक्षिणी शैली था, ठीक है। एक है आप बताइए कि सिख धर्म के अनुयायी किस लिपि का प्रयोग करते हैं? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि का निर्माण किसने किया था? अर्जुन तो 5वां था। गुरु अंगद देव गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया था, ठीक है। तीसरे हो गए ना, दूसरे हो गया, दूसरे गुरु अंगद देव वो लिपि है। चलिए देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित जनजातियों के से संबंधित है, यानी एससी और एसटी से संबंधित है? भाग 10, ठीक है। याद रखिएगा कि भाग 9 में क्या है? पंचायती राज का वर्णन है। भाग 9 के क में नगर पालिका है। भाग 9 के ख में सहकारी समिति है। भाग 10 में क्या है? एससी एसटी क्षेत्र है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है। भाग 15 में निर्वाचन है। निर्वाचन आयोग जो है भारत की क्या कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है, जिसका वर्णन किस अनुच्छेद में? 324 से 29 में है, ठीक है। भाग 15 हो गया। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। भाग 18 में उपात उपबंध, आपात उपबंध है ना। 3 तरह का आपात उपबंध है ना जी, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय आपात। तो हाँ, तो राष्ट्रीय आपात कहां से लिया गया? जर्मनी से। वित्तीय आपात कहां से लिया गया? अमेरिका से, ठीक है। अब तक कुल कितना बार राष्ट्रीय आपात लगा? 3 बार। कब? 62, 71, 75।
1975, अब तक 3 बार लगा, ठीक है। 1962 में जब भारत चाइना युद्ध चल रहा था, 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, है ना, और 1975 में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग करके उसी के बाद 44वां संविधान संशोधन आया और उसमें प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। हाँ, 44वां संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अशांति शब्द को बदल दिया गया और उसके जगह पर क्या लाया गया, सशस्त्र विद्रोह, है ना। 44वां संशोधन के तहत ही संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कौन सा अधिकार बनाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया या विधिक अधिकार बनाया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जिसका वर्णन अनुच्छेद 300 के क और भाग 12 में है, भाग 12 में है। अब बढ़ते हैं आगे। बताइए कि भारत का संविधान में वर्णित अनुच्छेद 339 में क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 में क्या है, पुरुष और महिलाओं, हाँ, पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का गठन, अनुच्छेद 41 में कुछ विशेष दशाओं में काज का पाबंद, अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता, अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग की व्यवस्था, यानी आपका मनरेगा वगैरह जोड़ा गया था। तो मनरेगा से याद आया, मनरेगा की स्थापना कब हुआ था, मनरेगा पहले नरेगा था, नरेगा का स्थापना किया गया 2005 में, ठीक है, लागू हुआ 2006 में और नरेगा को मनरेगा किया गया 2 अक्टूबर 2009 में, ठीक है। तो बस एक और क्वेश्चन है कि मनरेगा के तहत कितना % गारंटी, रोजगार की गारंटी देता है, कितना दिनों का रोजगार गारंटी, 100 दिनों का रोजगार गारंटी, ये पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, पंचायती राज व्यवस्था से है। पंचायती राज व्यवस्था जो है आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है। बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने समिति हैं, कितने विषय हैं, वर्तमान में 29 विषय हैं, नगर पालिका में 18 विषय हैं। पंचायती राज व्यवस्था से कुछ 4 समिति है, याद रखिएगा। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति कब आया, 1957 में, उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की मांग किया, है ना। सर्वाधिक मजबूत किसको करने की कहा, 3 स्तरीय पंचायत की मांग किया और सर्वाधिक किस स्तर को मजबूत करने के लिए कहा, ग्राम पंचायत नीचे वाला पंचायत समिति प्रखंड स्तर को मजबूत करने के लिए कहा। उसके 20 साल बाद 1977 में 1977 में आया अशोक मेहता समिति, जिन्होंने 2 स्तरीय पंचायत की मांग किया। अशोक मेहता समिति से एक और चीज याद कर लीजिए कि न्याय पंचायत की मांग किसने किया, अशोक मेहता समिति ने किया। फिर 1985 में आया पीवीके राव समिति, 1986 में आया लक्ष्मी मित्तल समिति, एलएमबी समिति। सबसे इंपॉर्टेंट पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा या पंचायती राज को मजबूत करने में सबसे अहम भूमिका निभाया लक्ष्मी मित्तल समिति। जब कब आता है, 1986 में। लेकिन फिर भी बहुत सारे पंचायती राज व्यवस्था को अपना नहीं रहा था, तो फिर आया संयुक्त प्रवर समिति, है ना। बोले कि 73वां संविधान संशोधन का श्रेय किस समिति को, तो संयुक्त प्रवर समिति को। संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिश पर ही 73वां संविधान संशोधन आया था। कब, किस वर्ष, 1992 में आया था, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था को नींव डाला, 2 अक्टूबर 1959 को। फिर 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को कहां पे, कर्नाटक में, ठीक है। और पूरा जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था जो है राज्य सूची का विषय है। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो महिलाओं को अपने पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण देता है, बाकी अन्य राज्य 33% देता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अपने। बोले कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग अपनी बैठक की कार्यवाही में करते हैं। एक आया था दल बदल अधिनियम का संबंध किस अनुसूची से है, 10वीं अनुसूची से है। कब आया था, 1985 में आया था, 1985 में आया था, ठीक है। हाँ, कौन सा संशोधन था, 52वां संशोधन से था। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर,
याद रखेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि मंत्रिमंडल की संरचना कौन सा अनुच्छेद में? मंत्रिमंडल अनुच्छेद 74 में। प्रधानमंत्री की जो रचना है किस अनुच्छेद में? 75 में। और प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि सभी सूचनाओं को राष्ट्रपति तक पहुंचाएगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? 78 तक, 78 में। जैसे एक आपने सुना होगा महान्यायवादी, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? 76 में। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है जो किसी भी सदन में भाग ले सकता है, लेकिन मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो देश में होगा यानी केंद्र में महान्यायवादी, राज्य में महाधिवक्ता, उसका वर्णन किस संविधान में, यानी किस संविधान के किस अनुच्छेद में? 165 में, 165 में। ठीक है। एक आपका नियंत्रक लेखा परीक्षक, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, इसकी चर्चा अनुच्छेद 148 में, और कैग का कर्तव्य है 149 में, और कैग द्वारा जो लेखा वही वगैरह जो रजिस्टर वगैरह है वो 150 में। ठीक है। वर्तमान में नियंत्रक लेखा महापरीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका क्रम क्या है? 27वां क्रम है। और वर्तमान में महालेखा परीक्षक कौन है? SS दुबे, SS दुबे। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। संविधान के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिएगा, आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। संविधान के किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? तदर्थ न्यायाधीश को ही बोला गया एड होक जज, एड होक जज। तो पहले नियुक्ति कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, माने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय। एड होक जज क्या होता है? जज नहीं होता है, कुछ समय के लिए रखा जाता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 127 में है, 127 में है। तो बताइए एड होक जज की नियुक्ति कौन करेगा? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक टेम्पोररी जज होते हैं, अस्थायी होते हैं। इसी से याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का वर्णन किस अनुच्छेद में? 124। हाई कोर्ट की स्थापना 214। और केंद्रशासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था 241। जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण 113, 123, और राज्यपाल का अभिभाषण 213। ये सब ठीक है, याद कर लीजिएगा उसमें। बंद करो।